कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम मुझे कहानी का अगला पार्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे इजी तरीका कहानी का अगला और पिछला पार्ट लेने का है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक करेंगे तो मैं आगे अपलोड हो चुके पार्टों का लिंक भी डाल देती हूँ और पिछले सभी भागों का लिंक भी। अगर सभी का नहीं मिलेगा तो जिस पार्ट को आप लोग देख रहे हैं उसके पिछले और उसके अगले भाग का लिंक ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रांस पंखुड़ी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। तभी तनिष्क परीक्षा के पास आया। तनिष्क ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो परीक्षा के चेहरे पर डर झलकने लगा। उसने तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। तनिष्क मुस्कुराया और बोला, शायद तुम भूल रही हो कपकेक कि हमें डांस करने की परमिशन है। रोका हो चुका है हमारा और बहुत जल्दी शादी भी होगी, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर परीक्षा मुस्कुराई और उसने जल्दी से तनिष्क के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तनिष्क उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं प्रलय सृष्टि भी अपनी जगह पर थे। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, चलो ना हम भी डांस करेंगे। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, घुटने दर्द होते हैं मेरे आजकल। प्रलय तुरंत बोला, अच्छा रात को तो दर्द नहीं होते, दिन में ये दर्द क्यों होता है? बड़ा सिलेक्टिव सा दर्द है तुम्हारा। ये बोलते हुए और तंज भरी नज़रों से सृष्टि को देख रहा था। और सृष्टि भी तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो आज रात भी देखना, ये दर्द मुझे ज़रूर होगा। प्रलय जल्दी से बोला, तुम्हारे दर्द की ऐसी तैसी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी डेविल एक्सप्रेशंस थे। सृष्टि की हंसी छूट गई। वहीं दूसरी तरफ आश्रय डांस फ्लोर की तरफ देख रहा था। उसके पास ना ही कोई डांस पार्टनर था और ना ही उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट था, तो वो बस सबका डांस देख रहा था। उसके हाथों में वाइन का एक गिलास था। हालांकि वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन दिवाली पार्टी में थोड़ा बहुत तो चलता है। तभी रीवा उसके सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आश्रय। उसे देखकर आश्रय थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि रीवा और उसका तो कोई लिंक नहीं था। मतलब उसकी रीवा से नॉर्मल बात भी नहीं होती थी। वो बस प्रलय और फ्रांस की बिजनेस पार्टनर थी और उससे तो कभी आश्रय की कोई मीटिंग या कोई मुलाकात हुई भी नहीं थी। रीवा अकेली वहाँ पर नहीं आई थी, उसके साथ पक्ति भी थी, जिसका चेहरा हल्का सा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर लाया गया हो। रीवा आश्रय की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, इसे तुम जानते ही हो। ये बोलते हुए उसने पक्ति की तरफ इशारा किया। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यस ऑफ कोर्स। रीवा मुस्कुराई और बोली, एक्चुअली पक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है। उसे यहाँ पर पार्टी में अकेला अकेला फील हो रहा था, तो मुझे लगा मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी चाहिए। आई मीन क्या तुम पंक्ति के साथ डांस करना चाहोगे? आश्रय को वैसे तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन सामने मुंह पर मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए बस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर उसने अपना हाथ पंक्ति की तरफ बढ़ा दिया, तो पंक्ति ने भी अपनी मुट्ठियों को कस लिया। वो डर रही थी, उसका डर उसके चेहरे पर ही नजर आ रहा था। रीवा ने जब उसे यूं देखा तो थोड़ी सर्द आवाज़ में बोली, क्या हुआ पंक्ति, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है क्या? ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कस लिए थे। आश्रय को सच में और थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन वो अपना हाथ पीछे खींचता उससे पहले ही पक्ति ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके हाथ पर रख दिया और बोली, नहीं नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। वो मैं बस सोच रही थी कि मुझे ज़्यादा डांस करना तो नहीं आता, तो फिर मैं डांस कैसे करूँगी। ये बोलते हुए वो हद से ज़्यादा पैनिक फील कर रही थी। आश्रय मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है पंक्ति, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें डांस नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे तो आता है ना। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें डांस आता ही नहीं। ये बोलकर वो पंक्ति को अपने साथ चलने का इशारा करने लगा, तो पंक्ति ने रीवा की तरफ देखा। रीवा ने गुस्से भरी नज़रें उस पर डाली तो पंक्ति तुरंत आश्रय के साथ आगे की तरफ बढ़ गई। अब तक आश्रय रीवा और पंक्ति के साथ जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था, क्योंकि सारी फोकस लाइट अब डांस फ्लोर पर थी। लेकिन अब वो पंक्ति के साथ डांस फ्लोर पर आया तो पंक्ति की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ लाल निशान दिखाई दे रहा था।
आश्रय ने अपना हाथ पंक्ति के गाल की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारा ये चेहरा लाल क्यों नजर आ रहा है? उसकी उंगलियों को अपने गाल पर महसूस कर पंक्ति एकदम से कांप उठी और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन वो नमी आश्रय को नजर ना आए, इसलिए उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया था। वहीं वो कुछ वक्त पहले के पल याद कर रही थी जब वो रीवा के साथ बैकयार्ड एरिया की तरफ थी और रीवा ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तुम उस आश्रय के करीब नहीं जाओगी? पंक्ति झट से बोली, लेकिन मैं उनके करीब कैसे जा सकती हूँ दीदी? ये सब तो गलत है ना। वो भाई की होने वाली बीबी के भाई हैं, ऐसे में मैं जानबूझकर उनके करीब जाऊँ, जबकि मैं तो उन्हें जानती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रीवा ने उसका चेहरा नीचे की तरफ से कसकर अपनी उंगलियों में झाँकड़ लिया और बोली, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ये काम करने के लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ? वो कौन है, क्या है और क्या नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है जो तुम्हें पूरा करना है। मेरे इंस्ट्रक्शन तुम्हें फॉलो करने हैं। मैं जब कह रही हूँ तुम्हें उस आश्रय राणा के करीब जाना है तो तुम्हें उसके करीब जाना है। समझ में आया तुम्हें? ये बोलते हुए उसका चेहरा पंक्ति के चेहरे पर झुका हुआ था। पंक्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस तरह से रीवा ने उसके चेहरे को दबाया हुआ था कि उसकी उंगलियों के निशान पंक्ति के चेहरे पर बना रहे थे और पंक्ति इतनी नाजुक थी कि अगर उसे कोई यूं भी टच कर दे तो उस पर निशान बन जाए। यहाँ तो रीवा ने बड़ी ही बेरहमी से उसके चेहरे को दबा रखा था। अब रीवा ने एक झटके से पंक्ति का चेहरा छोड़ा और बोली, चलो मेरे साथ, और अगर ज़्यादा ड्रामा किया ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी ज़िंदगी किसी ड्रामा में कन्वर्ट करने में। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। उसने रीवा का हाथ पकड़ा और उसे आश्रय की तरफ लेकर बढ़ गई। आश्रय एक बार फिर से बोला, क्या हुआ पंक्ति, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए वो पंक्ति को ही देख रहा था। पंक्ति तुरंत होश में आई और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ आश्रय जी, वो हम डांस करें क्या? मेरा मतलब है सब लोग फ्लोर पर आ गए हैं तो डांस क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? आश्रय मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अभी और लोग आ रहे हैं ना। ये बोलते हुए वो मुस्कुराया और उसने पंक्ति की कमर पर अपना हाथ रख दिया। पंक्ति ने अब तक अपनी नज़रें झुका रखी थी, लेकिन अब उसने तुरंत नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपनी गहरी नज़रों से पंखुड़ी को देख रहा था और पंखुड़ी की नज़रें भी उसी पर टिकी हुई थी। प्रांस का हाथ पंखुड़ी की कमर पर था और उसका वो ठंडा सा हाथ अपनी कमर पर महसूस करते हुए पंखुड़ी को बार बार वही पल याद आ रहा था जब प्रांस ने उसे किस किया। उसने भी अपने हाथ प्रांस के सीने पर रखे हुए थे और ये उन दोनों की ज़िंदगी में पहली बार था जब दोनों यूं सबके सामने एक दूसरे के इतने करीब थे, जहां उनकी सांसें भी एक दूसरे के चेहरे को छू रही थीं। सबसे ज़्यादा फोकस उन दोनों पर ही थी। प्रांस थोड़ा नर्वस लग रहा था, लेकिन वो अपने आप को काम रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर म्यूजिक शुरू हुआ। इस रात के लम्हे संग मेरे काट ले, नींद को छेड़ के तू संग मेरे जाग ले। म्यूजिक शुरू होते ही प्रांस का हाथ पंखुड़ी की कमर पर और भी ज़्यादा कस गया और पंखुड़ी के हाथ भी उसके कंधों पर बेहद कस चुके थे। प्रांस उसके बिल्कुल करीब हो चुका था, इतनी करीब कि उसकी सांसें पंखुड़ी को अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही थी। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आप डांस नहीं करना चाहते तो। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही प्रांस ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ हटाया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा और अगले ही पल प्रांस ने उसे जोरों से घुमा दिया। पंखुड़ी एकदम से घूमी और फिर अगले ही पल अब प्रांस ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ खींचा तो पंखुड़ी की पीठ प्रांस के सीने से लग गई और उसकी गहरी गहरी सांसें म्यूजिक के बीच भी प्रांस को सुनाई देने लगी। प्रांस का एक हाथ पंखुड़ी के पेट पर था तो दूसरा हाथ उसने पंखुड़ी के हाथ पर रखते हुए उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझा लिया। पंखुड़ी के चेहरे से अपना चेहरा लगाकर प्रांस उसके गाल से अपना गाल रगड़ रहा था और उसकी गर्म सांसें पंखुड़ी की गर्दन पर छू रही थी। इस वक्त पंखुड़ी का रोम रोम सिहर रहा था जिस तरह से प्रांस उसके पेट पर अपना हाथ दबाया जा रहा था और पंखुड़ी की सांसें जैसे हलक में अटक रही थी।
बेशक से प्रांस उसके करीब आया था, लेकिन नशे में परास का तो माहौल ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ एक हसीन ख्वाब हो जो कभी उसने देखा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। पर आज वो ख्वाब जब पूरा हो रहा था तो वो भी बेहद शिद्दत से। अचानक ही प्रांस ने पंखुड़ी के पेट पर रखा अपना हाथ हल्का सा हिलाया और अपनी उंगलियों से उसके पेट पर सहलाते हुए उसने अपना हाथ अब उसकी कोरी कमर पर रख दिया और उससे वापस अपनी तरफ घुमा दिया। गाना बज रहा था। पंखुड़ी का चेहरा प्रांस के चेहरे के एकदम करीब हो गया और प्रांस ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे खुद से और भी ज़्यादा करीब कर लिया। तो अब तो उन दोनों के होठ भी एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे। उन दोनों की गर्म सांसें आपस में उलझने लगी थी। पंखुड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। प्रांस ने अपने लबों से हल्का सा उसके लबों को छुआ तो पंखुड़ी कांप उठी। वो पूरी तरह से प्रांस में खोई हुई थी, लेकिन उसे एहसास भी था कि वो लोग सबके सामने हैं। इसलिए वो तुरंत पीछे की तरफ हटने को हुई तो प्रांस ने उसकी पीठ पर अपना थोड़ा दबाया हाथ और पंखुड़ी वापस उसके सीने से लग गई। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए सांग के रिलिक्स गुनगुनाने लगा। जरा नज़दीकियाँ तू आने दे, प्यार दे मुझे तू प्यार दे, तुझे खुद के करीब लाने दे। पंखुड़ी उसकी आंखों में देखती रह गई और प्रांस अब एक बार फिर से उसके लबों के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लेकर आया और उसे चूमने लगा। अचानक ही प्रांस ने उसकी पूरी गर्दन पर अपना हाथ चलाते हुए उसे वापस घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। एक बार फिर से उसने अपना हाथ पंखुड़ी के कमर पर रख दिया था और अब वो पीछे से उसकी गर्दन को चूमने लगा था। जो भी है ये हया मेरे मन की, आजा सौंपूं तुझे ही मैं। अब पंखुड़ी को ऐसा लगने लगा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है, क्योंकि इतना सब कुछ हकीकत में होना तो उसके ख्वाबों से बाहर की चीज़ थी। इसलिए वो भी इस ख्वाब को पूरी तरह से जीने का सोचकर तुरंत प्रांस की तरफ पलट गई और अगले ही पल उसने प्रांस का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। प्रांस उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा और पंखुड़ी ने भी उसके चेहरे को बड़ी ही खूबसूरती से निहारते हुए उसके गालों पर बारी बारी से अपने होठ रखे और फिर उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूमकर उसके लबों की तरफ आ गई। उसे उस चीज़ का आभास ही नहीं था कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं। वो तो बस अपने ख्वाब को जीने की कोशिश कर रही थी और अब उसने प्रांस के होठों को लॉक कर दिया। प्रांस ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर कस दिए। वो भी ना ही पीछे की तरफ हटा और ना ही उसने पंखुड़ी को पीछे हटने दिया, बल्कि वो उससे और भी शिद्दत से चूमने लगा। पंखुड़ी के हाथ उसके सीने पर आ गए और उसने उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वो भी प्रांस को रिस्पांस दिए जा रही थी और उसे एकदम उसकी दीवानी सी बनकर किस किए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आश्रय पंक्ति की तरफ देख रहा था। उसका हाथ पंक्ति की कमर पर था और वो पंक्ति को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके साथ बहुत स्लो स्लो डांस कर रहा था। वो ज़्यादा ना तो उसे घुमा रहा था और ना ही अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन पंक्ति तो जैसे बस उसके सामने अपना चेहरा झुकाए खड़ी थी। ना उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठ रहा था और ना दाएं ना बाएं, बस वो नीचे ज़मीन की तरफ देख रही थी। और उसे यूं देखकर आश्रय को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसे डांस करना ही नहीं था, उसे इसी तरह रहना था, तो वो उसके साथ ही स्टेज पर आई ही क्यों। आश्रय ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा तो पंक्ति एकदम से कांप उठी। अगले ही पल उसने अपनी नज़रें उठाकर आश्रय की तरफ देखा और आश्रय भी हल्का सा उसके चेहरे पर झुका, जिसकी वजह से उसके होठ बिल्कुल पंक्ति के होठों के करीब आ गए थे और पंक्ति एकदम से डर गई थी। उसे लगा शायद आश्रय उसे किस करने वाला है, इसलिए वो तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो नीचे गिरने को हुई। एक पल के लिए आश्रय और पंक्ति दोनों की हार्ट बीट रुक गई। पंक्ति के गिरने के ख्याल से ही आश्रय भी डर गया था, ना जाने क्यों। अचानक ही पंक्ति ने खुद को संभाला और तुरंत वहां से उतरकर नीचे की तरफ चली गई। वहीं अब तक प्रांस और पंखुड़ी के चेहरे पर लाइट थी, लेकिन फोकस लाइट नहीं। पर अब उनके चेहरे पर फोकस लाइट आई और पंखुड़ी का ख्वाब टूट गया। वो ख्वाब जो प्रांस को प्यार करना था, लेकिन अब जब उसने खुद पर लाइट महसूस की तो वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई और हैरानी से प्रांस को देखने लगी। वहीं प्रांस भी जैसे अचानक से होश में आया।
तनिष्क और परीक्षा भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और डांस फ्लोर से नीचे जा खड़े थे। उनकी नज़रें भी डांस फ्लोर पर खड़े लोगों पर थी और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो इस वक्त अंदर से जल भूनकर राख हो चुका था, और वो कोई और नहीं, रीवा थी। पूरे डांस में उसकी नज़रें प्रांस और पंखुड़ी पर टिकी हुई थी और उन दोनों को इस तरह से देखकर उसकी मुट्ठियां गुस्से में कसी हुई थी। उसने और किसी चीज़ पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उसके तन मन में इस वक्त बेहद भयंकर आग लगी हुई थी। वहीं पंखुड़ी प्रांस को देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी प्रांस एकदम से तेज कदमों के साथ नीचे की तरफ चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। अगर उसे पता होता कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही है तो शायद वो खुद से प्रांस को किस नहीं करती। वहीं प्रांस का दिल इस वक्त बेहद भारी हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था अपने इमोशंस को। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने इमोशंस के साथ ही लड़ रहा हो। पंखुड़ी भी अब डांस फ्लोर से नीचे की तरफ आई और प्रांस के पीछे पीछे राणा मेंशन के अंदर जाने लगी। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसने तुरंत नज़रें उठाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा, जो कोई और नहीं, रीवा ही थी। रीवा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, विल, मानना पड़ेगा, प्रांस डांस बहुत अच्छा करता है, ही इज सो रोमांटिक। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी मुस्कुराई। रीवा आगे बोली, लेकिन एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, प्रांस डांस तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन मुझे उसके साथ तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई मीन, तुम दोनों एक कपल हो, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आई मीन, लुक एट यू, कैसी हो तुम, एकदम बहनजी टाइप। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी वो नज़ाकत, तुम्हारी वो पर्सनालिटी, तुम्हारा वो अंदाज ही नहीं है जो प्रांस राणा जैसे लड़कों के लिए होना चाहिए। आई मीन, लड़कियां तो बहुत हैं उसकी लाइफ में, एक से बढ़कर एक, पर पता नहीं क्यों प्रांस ने तुमसे शादी की। आई गेस जल्दबाजी में उसने इस शादी के लिए हाँ बोल दिया होगा। अगर वो एक नज़र तुम्हें देख लेता तो वो ज़रूर इस शादी से इनकार कर देता। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी एकदम शॉक्ड रह गई। अब तक वो रिया की बातें सुन रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था या फिर वो समझना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसकी आखिरी बात सुनकर उसकी धड़कन धीमी हो चुकी थी, क्योंकि उसे वो दिन याद आया जब उसकी और प्रांस की मुलाकात हुई थी। प्रांस उसे देखने के लिए राणा मेंशन आया था अपने मॉम डैड के साथ, और उस वक्त प्रांस और पंखुड़ी के बीच अकेले में बात हुई थी और प्रांस ने उससे कहा था कि वो सबको शादी के लिए इनकार कर दे। उसने कारण नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि वो इस शादी से मना नहीं कर सकता और चाहता है कि पंखुड़ी खुद से इस शादी के लिए मना कर दे। लेकिन पंखुड़ी ने उसकी बात नहीं मानी। रीवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, लुक एट मी, मेरा स्टाइल देखो, मेरा ड्रेसिंग सेंस देखो, मेरा सबको देखना देखो। मेरी हर एक चीज़ में हर एक अंदाज है, एक स्टाइल है। जहाँ जाती हूँ लोग मुझे देखते रह जाते हैं। अगर मेरी जैसी लड़की प्रांस के साथ होती तो आज सबकी नज़रें हम दोनों पर से हटती नहीं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, तुम दोनों को लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कुछ गलत देख लिया हो। आई मीन, तुम प्रांस के साथ सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी बात पर अब पंखुड़ी ने अपना चेहरा झुका लिया। ऐसा नहीं था कि वो रीवा को जवाब नहीं दे सकती थी, बेशक से वो अपने मासूम अंदाज में ही उसे जवाब देती, लेकिन वो उसे जवाब दे सकती थी, पर पता नहीं क्यों अब उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। शायद उसे रीवा की बातों पर यकीन हो रहा था और कोई कारण भी था नहीं कि प्रांस उसे पसंद ना करे। रीवा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, वेल, अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे, काश प्रांस की किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती और तुम थोड़ी सी स्टैंडर्ड वाली होती। बेशक से मिस्टर ग्रोवर तुम्हारे डैड हैं और काफ़ी पैसे वाले हैं वो, लेकिन पैसों से औकात नहीं आती। दिखने में भी तुम बहन जी हो और तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बिल्कुल मिडिल क्लास लड़कियों जैसा है। काश प्रांस की किस्मत इतनी बुरी नहीं होती। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही पंखुड़ी को देखती रही और फिर वहाँ से चली गई। पंखुड़ी की आंखों में अब आंसू लुढ़क गए थे। वो खुद से ही बोली, क्या सच में ये मुझे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि मैं इनकी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, क्योंकि मैं मिस रीवा जैसे स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनती, मैं उनकी तरह बात नहीं करती, उनकी तरह चलती फिरती नहीं। क्या मैं इन्हें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मैं बाकी लड़कियों की तरह ज़्यादा मॉडर्न नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो बस रोए जा रही थी।
वो कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर राणा मेंशन के अंदर आई। वो सीधा अपने रूम में आई और आते ही उसकी नज़रें बालकनी पर गई जहाँ पर प्रांस खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसकी यही निशानी थी, जब भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होता तो यूं ही वो सिगरेट पीता था। पंखुड़ी अंदर की तरफ आई और आकर प्रांस के सामने खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभी उसने कहा ही था कि प्रांस ने अपना हाथ रेलिंग पर जोर से मारा और बोला, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से पंखुड़ी, वरना मैं कुछ बोल दूंगा ऐसा जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी हैरान रह गई। पंखुड़ी धीमे से बोली, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप मुझे वो छोटी सी बात बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको परेशान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस अब और ज़्यादा भड़कते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? जब एक बार कह दिया चली जाओ तो मतलब चली जाओ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसका सवाल सुनते ही प्रांस चिल्लाया, क्योंकि मैं हूँ ऐसा, मैं ऐसा ही हूँ पंखुड़ी, मैं ऐसा ही हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो चली क्यों नहीं जाती छोड़कर? तुम्हें ज़बरदस्ती तो मैंने यहाँ पर रोक कर नहीं रखा ना, तो क्यों रह रही हो यहाँ पर? चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। क्यों मेरे करीब आती हो तुम? क्यों मेरे पास आकर तुम मुझे वो एहसास दिलाती हो जो मैं नहीं? ये बोलते हुए वो चुप हो गया, लेकिन वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पंखुड़ी रोते हुए बोली, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? प्रांस ने अब गुस्से से एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, छोड़ दो मेरा पीछा और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और पंखुड़ी के कानों में अब रिवा के साथ साथ प्रांस की बातें भी गूंजने लगी। अपने आंसू साफ करते हुए वो वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गई और इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी जान ना हो। पंखुड़ी प्रांस की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब वो रोते हुए ही राणा मेंशन के पार्किंग एरिया तक पहुँच गई। वो एक गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर तुरंत बोला, क्या हुआ मेम साहब, आपको कहाँ जाना है? आपकी तो खुद की फैमिली पार्टी में मौजूद है। तो पंखुड़ी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही बोली, मुझे ग्रोवर मेंशन जाना है। ड्राइवर जल्दी से बोला, लेकिन पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उस ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ मुझे ग्रोवर मेंशन छोड़ आइए, वरना मैं पैदल चली जाऊंगी। ड्राइवर जल्दी से बोला, नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा मत कहिए, ग्रोवर मेंशन यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल वो गाड़ी राणा मेंशन से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते पंखुड़ी रोती रही। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बिल्कुल बच्चों की तरह सुबक कर रो रही थी। उसे प्रांस की बातें बार बार याद आ रही थी और रिवा की बातें तो जैसे दिमाग में फिट होकर बैठ चुकी थी, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग ग्रोवर मेंशन पहुँचे और पंखुड़ी गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आ गई। घर में ज्योत्सना के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि मिस्टर ग्रोवर और मिसेस ग्रोवर तो फिलहाल खुद राणा मेंशन में थे और पंखुड़ी को ढूंढ रहे थे। उन्हें पंखुड़ी से मिलना था। जब से उन्होंने पंखुड़ी को डांस करते हुए देखा तब से वो पंखुड़ी से मिलना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। वहीं जैसे पंखुड़ी अंदर की तरफ आई, फ़ोन पर खी करके हंसती हुई ज्योत्सना एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और पंखुड़ी के पास आकर बोली, दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो राणा मेंशन में पार्टी थी ना, तो तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था। तुम यहाँ पर कैसे आई दीदी? ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के चेहरे को गौर से देख रही थी। पंखुड़ी की आंखें आंसुओं से एकदम भरी हुई थी, लेकिन अब ज्योत्सना को अपने सामने देखकर उसने तुरंत अपने आंसू साफ किए और बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर मम्मा पापा आ जाएं तो तुम उन्हें बता देना कि मैं अपने कमरे में हूँ। मुझे कुछ खाना नहीं है, बस मुझे सोना है और मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। ज्योत्सना जल्दी से उसे रोकते हुए बोली,
लेकिन दीदी ऐसा कैसे? मेरा मतलब है मैं आपको रोक नहीं रही हूँ और ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी छोड़कर। वो बोलती रह गई और पंखुड़ी सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। ज्योत्सना ने अब जल्दी से अपनी मॉम को फ़ोन किया। वहीं उसकी मॉम जो सृष्टि से बात कर रही थी, जैसे ही उन्होंने ज्योत्सना का कॉल देखा उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से ज्योत्सना की बात सुनकर वो हैरान रह गई। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। वहीं सृष्टि सवालिया नज़रों से उन्हें देख रही थी, क्योंकि फ़ोन पर उन्होंने जो बात की थी उसे भी सुनाई दी। सृष्टि तुरंत बोली, क्या हुआ मिसेस ग्रोवर, सब कुछ ठीक तो है ना? पंखुड़ी के बारे में क्या बात कर रही थी आप? मिसेस ग्रोवर एक गहरी सांस लेकर बोली, पंखुड़ी ग्रोवर मेंशन पहुंच गई है और वो रो रही थी। क्या प्रांश जी और पंखुड़ी के बीच कोई अनबन हुई है क्या? मेरा मतलब है अभी कुछ वक्त पहले तो वो दोनों अच्छे से डांस कर रहे थे और सब लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए लग रहे थे, लेकिन यूँ अचानक से क्या हो गया कि पंखुड़ी ग्रोवर मेंशन चली गई? आप ऐसा मत समझिएगा कि मेरी बेटी को मैं वहाँ पर देखकर खुश नहीं हूँ, लेकिन वो खुशी खुशी आए तो अच्छा लगता है। पर उसकी आंखों में आंसू। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी। सृष्टि तुरंत बोली, आप फिक्र मत कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। पंखुड़ी इस घर की बेटी है और उसकी आंखों में आंसू ना आए ये मेरी जिम्मेदारी है। आप प्लीज़ पंखुड़ी का ख्याल रखिएगा। आज की रात आप उसे वहीं पर रुकने दीजिए। मैं प्राण से बात करूंगी। अगर उन दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई होगी तो हम बैठकर सुलझाएंगे ना। आप फिक्र मत कीजिए, वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ये बोलते हुए उसने मिसेस ग्रोवर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था, तो मिसेस ग्रोवर अब थोड़ा शांत हुई। वो अब जल्दी से मिस्टर ग्रोवर के पास गई और उन्हें पंखुड़ी के बारे में बताने लगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी वापस ग्रोवर मेंशन जा सके। वहीं सृष्टि का चेहरा गुस्से से अब एकदम लाल हो चुका था। उसने अपने कदम तुरंत प्रांस के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वहीं प्रांस, जो इस वक्त सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था, जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ उसने तुरंत बोतल उठाकर साइड में रखी और दरवाज़ा रिमोट से खोला। अगले ही पल सृष्टि गुस्से से दंदनाती हुई अंदर की तरफ आई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, तुमने पंखुड़ी से क्या कहा? प्रांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे समझ में नहीं आता, आपने मेरी शादी किससे की है? एक 4 साल की बच्ची से क्या, जो पहले तो मेरे से पंगे लेती है और फिर बच्चों की तरह आपको शिकायत लगाती है। मैं तंग आ गया हूँ उस लड़की से। मैं सच बता रहा हूँ मॉम, मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि बोली, पर अब तुम्हें उसे बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रांस, क्योंकि इस बार उसने मुझे शिकायत नहीं लगाई है और शिकायत तो वो बेचारी मुझे पहले भी नहीं लगाती। तुम्हें पता है, मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में किसी भी फैसले पर अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है पंखुड़ी की शादी तुमसे करने के फैसले पर। वो घर छोड़कर चली गई है प्रांस, वो राणा मेंशन में नहीं है, वो ग्रेवर मेंशन जा चुकी है। तुम्हें तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी ये ज़ुबान मुबारक हो। और ये जो शराब की बोतल छुपाई है ना तुमने, अब तुम आराम से बैठकर इस कमरे में शराब पियो, जो मर्जी करो, मुझसे बात मत करना बस। ये बोलकर सृष्टि जैसे रूम में आई थी वैसे ही बाहर भी चली गई और अब प्रांस का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गया। पंखुड़ी घर छोड़कर ग्रोवर मेंशन चली गई है, ये बात तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राणा मेंशन छोड़कर ग्रोवर मेंशन गई? क्या सोचकर तुमने ये किया पंखुड़ी? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाला और तुरंत पंखुड़ी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। वो इस वक्त गहरी नींद में थी। रोते रोते उसकी आंखों में दर्द होने लगा था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। साइड में रखा हुआ उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन गहरी नींद की वजह से उसे अपने फ़ोन का पता ही नहीं चला। वहीं प्रांस ने तकरीबन 5 से 6 फ़ोन उसे किए और जब पंखुड़ी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने गुस्से से अपना फ़ोन सीधा दीवार पर सामने दे मारा और बोला, तुम्हारी अब इतनी हिम्मत कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा?
तुम्हारी मिन्नतें करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मॉम की, तो आज वो गुस्सा है, लेकिन वो है तो मेरी मॉम ना, मेरे बिना कहाँ रह पाएंगी। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगी। ये बोलते हुए उसने गुस्से से मुट्ठियाँ कस ली थी। उसने अब तुरंत शराब की उस बोतल को, जो उसने पहले छुपा ली थी, अब उससे बाहर निकाला और अगले ही पल सीधा उसे अपने होठों से लगा लिया। एक ही घूंट में वो सारी शराब उसके अंदर जा चुकी थी और अब वो नशे में और भी ज़्यादा टुल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर मेंशन, पंखुड़ी के मॉम डैड जैसे ही ग्रोवर मेंशन पहुंचे, वो तुरंत पंखुड़ी के रूम की तरफ जाने लगे। ज्योत्सना रास्ते में उन्हें रोकते हुए बोली, लेकिन मॉम, पंखुड़ी दीदी ने कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मिसेस ग्रोवर झट से बोली, पर मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बोलकर अब वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर पंखुड़ी के रूम में आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी नज़र बिस्तर पर सो रही पंखुड़ी पर गई। वो जल्दी से उसके पास आए। मिस्टर ग्रोवर भी उनके पीछे पीछे ही थे। मिसेस ग्रोवर पंखुड़ी के पास बैठी और उसके बालों को सहलाने लगी। तभी उनकी नज़र बिस्तर पर गई, जो काफ़ी गीला नज़र आ रहा था। मतलब वो रोती रोती सोई है। मिसेस ग्रोवर झट से बोली, ये सब क्या हो रहा है मिस्टर ग्रोवर? ये हमारी पंखुड़ी ऐसे रो क्यों रही थी? वो इस हालत में यहाँ आई है तो ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। मुझे पंखुड़ी के लिए बहुत डर लग रहा है। मिस्टर ग्रोवर तुरंत बोले, तुम फिक्र मत करो, हमारी पंखुड़ी बहुत ब्रेव है, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उन दोनों के बीच कोई बात हुई भी होगी तो हम बैठकर बात करेंगे ना। हमारी बेटी को तकलीफ में तो हम भी नहीं रहने देंगे। यह बोलकर वो भी बड़े प्यार से पंखुड़ी का सिर सहला रहे थे। तभी पंखुड़ी नींद में ही कसमसाने लगी। वो बेचैन होते हुए बोली, सुनिए प्लीज़, सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। यह बोलकर उसने तकिए को, जो कि उसने पहले ही अपने सीने से लगा रखा था, उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके मॉम डैड की आंखों में नमी तैर गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि प्रलय की तरफ देखे जा रही थी। प्रलय एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन हम उसे लेने कैसे जा सकते हैं यूनिवर्स? तुम भी जानती हो पंखुड़ी कैसी है, वो बहुत मासूम है। चलो मान लिया हम उसे लेने चले जाएंगे, लेकिन क्या वो हमारे साथ वापस आएगी? वो प्राण से नाराज़ होकर गई है यूनिवर्स, हम दोनों से नाराज़ होकर नहीं गई है। जो वो हम दोनों के वहाँ जाने से हमारे साथ वापस आ जाएगी। सृष्टि रोते हुए बोली, लेकिन मुझे पंखुड़ी इस घर में वापस चाहिए डिस्ट्रॉयर। अगर वो इस घर में वापस नहीं आएगी ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। उसकी बात पर प्रलय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सास बहू वाले कांड बहुत सुने थे, लेकिन ये सास बहू वाला प्यार वो पहली बार देख रहा था। वो उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, आई प्रॉमिस यूनिवर्स, हमारी पंखुड़ी हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो, कल सुबह होते ही मैं प्रांश से बात करूँगा। सृष्टि गुस्से से बोली, उस प्रांश की तो टांगे तोड़ने का मन कर रहा है मेरा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई पंखुड़ी का दिल दुखाने की? वो कितनी मासूम है, कितनी भोली भाली है। उस बेचारी को तो दुनियादारी की कुछ समझ ही नहीं है। और हमारा ये प्रांश एटीट्यूड वाले महाशय, ये ना सच में पंखुड़ी को डिजर्व नहीं करता। ये बोलते हुए वो प्रलय के सीने से लग गई और प्रलय ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रांश अभी भी सोफे पर बैठा था और वो सिगरेट पी रहा था। पता नहीं कब सिगरेट पीते पीते ही वो सो गया, उसे पता भी नहीं चला। वो हद से ज़्यादा नशे में था। इतना नशा था उसे इस वक्त, उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। सिगरेट जलती हुई नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी और वो गहरी नींद में जा चुका था। सुबह का वक्त, प्रांश की आंखें खुली और उसे अपने सिर में ज़ोरों से दर्द महसूस हुआ। कल रात उसने जो लाल परी पी थी, अब वो उसके सिर पर अपना तांडव कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और पूरे कमरे में अपनी नज़रें घुमाई। उसे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आई, जबकि सुबह होते ही उसे अब पंखुड़ी को देखने की आदत पड़ चुकी थी। वो वापस कुछ पल अपनी आंखें बंद कर यूं ही सोफे पर पसर कर लेट गया। उसे सोफे पर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन हाँ, वो तकरीबन 5-7 मिनट यूं ही सोफे पर लेटा रहा और फिर सोफे से उठकर बिस्तर की तरफ आया। उसकी नज़रें अब एक बार फिर से पंखुड़ी को ढूंढने लगी थी। उसने वॉशरूम में चेक किया, लेकिन पंखुड़ी वॉशरूम में नहीं थी।
ये सोचते हुए कि शायद वो नीचे होगी, वो वापस बेड पर लेट गया और तकरीबन 1 घंटा और यूं ही सोता रहा। अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां पर 12 बज चुके थे और वो सिर्फ घड़ी पर 12 नहीं बजे थे, बल्कि उसके चेहरे पर भी 12 बज गए थे। वो अब हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा? और मैं तो सोता रहा, वो मुझे क्यों नहीं उठाने आई? आते ही चूड़ियों से शोर कर करके उठा देती है। आज उसकी चूड़ियां टूट गई हैं क्या? ये बोलते हुए वो थोड़ा गुस्से में था। तभी उसके कानों में कुछ बातें गूंजने लगी, सृष्टि की बातें। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। अब उसे समझ में आया कि क्यों दोपहर के 12 बजे तक भी किसी ने उसे उठाया तक नहीं। वो तुरंत बिस्तर से उठा और अगले ही पल अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 20 मिनट में ही वो रेडी होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया तो उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। साफ पता चल रहा था कि वो पंखुड़ी को ढूंढ रहा है। इस वक्त उसकी धड़कन तेजी से चल रही थी। तभी उसे सामने सृष्टि नजर आई, जो उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं है वो आज यहाँ पर जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो गई अपने मायके और अब अपने मायके ही रहेगी। और हाँ, फिक्र मत करो, अब मैं भी तुम्हें उसे वापस लाने के लिए नहीं कहूँगी। सृष्टि की बात सुनकर प्रांस का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो आगे की तरफ आया और बोला, तो मैंने भी आपको कब कहा है कि मैं उसे लेने जाऊंगा? अगर वो गई है अपने आप तो अभी अपने आप जाएगी, और आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो उसकी मर्जी। प्रांस राणा जबरदस्ती तो किसी के साथ भी नहीं करता। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया और सृष्टि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। प्रांस अपने केबिन में बैठा था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम में लग ही नहीं रहा था। वो करना कुछ और चाहता था और उससे बार बार हो कुछ और रहा था। आखिर में तंग आकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने असिस्टेंट को बुलाया। जैसे ही उसकी असिस्टेंट अंदर आई, प्रांस तुरंत बोला, मीटिंग कितने बजे की है? सामने से उसकी असिस्टेंट डरते हुए बोली, सर मीटिंग तो अभी आपने कुछ वक्त पहले ही कैंसिल कर दी ना। प्रांस गुस्से से बोला, वाट, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी? असिस्टेंट जल्दी से बोली, लेकिन सर मैंने तो आपके कहने पर ही ये सब किया। मैं जानती हूँ वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपसे 2 बार पूछा था, लेकिन आपने कहा कि आपने जो कहा है मैं चुपचाप वो करूँ, वरना आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। प्रांस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें दिन को रात करने को कहूँगा तो तुम कर दोगी? इतनी हैसियत है क्या तुम्हारी? उसकी बात पर अब असिस्टेंट ने अपना सर झुका लिया। प्रांस ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर पीछे सीट पर लगाते हुए बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो असिस्टेंट उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन वो वहाँ से गई नहीं। अब उसे डर लग रहा था कि उसे प्रांस की बात माननी भी है या नहीं। वह कहीं प्रांस बाद में इस बात पर गुस्सा करे कि वो उसकी बात मानकर वहाँ से चली क्यों गई, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। कुछ देर बाद प्रांस ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मैं सुनाई नहीं देता या फिर मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर सीधा कंपनी से बाहर निकालूं? अब वो असिस्टेंट तुरंत वहाँ से भाग गई और उसके भागने के बाद प्रांस ने एक बार फिर से अपना सिर पीछे चेयर पर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का चेहरा घूम गया। कभी मुस्कुराती तो कभी मुंह बनाती हुई। कल पूरा दिन उसने उससे मुंह बनाते हुए बात की थी। जब भी वो उसकी तरफ देखता तो वो बस मुंह बना देती और उसकी वो अदा प्रांस की आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। तभी कुछ सोचते हुए उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और उस पर से पंखुड़ी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अभी अपने रूम में थी। कुछ देर पहले ही मिस्टर और मिसेस ग्रोवर उससे मिलने आए थे। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पंखुड़ी ने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा कि वो कुछ दिन यहीं रहना चाहती है। जिसके बाद अब वो लोग भी कुछ नहीं बोल पाए और वहाँ से चले गए। उन्होंने पंखुड़ी को नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन पंखुड़ी ने फिलहाल के लिए मना कर दिया। पंखुड़ी अब अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी बिस्तर पर रखा उसका फ़ोन बजा। अगले ही पल वो तुरंत बिस्तर की तरफ भागी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, जैसे वो इस फ़ोन का इंतज़ार ना जाने कब से कर रही हो। ना जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि प्रांस उसे कॉल करेगा, और अब अपने फ़ोन पर प्रांस का नंबर फ्लैश होते हुए देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई।
कुछ वक्त पहले ही उसने प्रांस का नंबर हार्ट इमोजी के नाम से सेव किया था। उसने अब अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ प्रांस का कॉल रिसीव किया। पंखुड़ी का प्रांस को छोड़कर मायके जाने का फैसला आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कल का पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुस्से और एटीट्यूड से भरे प्रांस बाबू बीबी के मायके जाने के वियोग में तड़पते हुए क्या क्या कांड करने वाले हैं और पंखुड़ी को मायके से लाने के लिए हद से गुजरने वाले भी हैं। तो फिर देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में और भी रोमांच के साथ।